हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। हिस्ट्री ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको इस वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री में हमने कल देखा मॉडर्न हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास दूसरी क्लास है जिसमें हम उसके आगे देखेंगे कि क्या हुआ। एक बार कल का रिवीजन कर देते हैं। तो कल हमने जाना था कि भारत में कौन कौन सी जो विदेशी शक्तियां हैं, जो यूरोपियंस आए भारत में आए तो कौन कौन आए और उनका क्या रीजन था। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस अच्छे पढ़े। आई होप कि आपको वो याद होगा, अगर याद नहीं है तो उसको रिवीजन करते चलिएगा। तो देखिए आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि जब अंग्रेज इंडिया आए, भारत आए, तो उनको किन किन शक्तियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय इंडिया में पहले से मुगल राज्य स्थापित था और फ्रांस आ रहे थे और भी मराठा का उदय हो रहा था और मैसूर में भी टीपू सुल्तान हैदर अली का वर्चस्व था। तो उस समय जो अंग्रेज थे उनको किस किस शक्तियों का सामना करना पड़ा, तो आज इस सब्जेक्ट में हम जानेंगे। तो चलिए देखिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास 2 है। तो देखिए जब ब्रिटिश आए भारत, देखिए आप इसकी नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको रिवीजन करने में आसान रहेगा, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा एक ही। तो देखिए ब्रिटिश जब आते हैं भारत तो उनको सबसे पहले सामना करना पड़ता है, सबसे पहले जो उनकी लड़ाई होती है वो सोचते हैं कि जो यूरोपियन शक्तियां हैं उनको वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे। जैसे कि फ्रांस हो गया, पुर्तगाली हो गए, तो इनको वो पहले खत्म करना चाहते थे। फिर बाद में इंटरनल पावर्स को इंटरनल में वो फूट डाल के उनमें राज करना चाहते थे। तो सबसे पहले उनकी लड़ाई होती है फ्रांस से। आज के लेक्चर हम यही जानेंगे कि फ्रांस के साथ ब्रिटिश की कितनी बैटल हुई और क्या रिजल्ट आए। तो सबसे पहले उनको सामना करना फ्रांस का, उसके बाद उनको सामना करना पड़ा मुगल्स का। मुगल्स जब ब्रिटिश ने शुरू किया था तो जहांगीर तक, कल जैसे हमने बताया 1608 में अंग्रेज आए तो उस समय जहांगीर था, लेकिन औरंगजेब 1707 के बाद से मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। क्यों? क्योंकि हमने कल बताया था कि उनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि इनके पास ज्यादा एरिया रह नहीं गया था। तो जो इनका उस समय का मेन एरिया बचा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो अब अंग्रेज चाहते थे कि वो इन रीजन्स पर अपना पावर, आधिपत्य जमा सके। तो इनको मुगल्स का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा था कि जैसे आपको पता है कि मराठा अपने महाराष्ट्र का एरिया, उनका नीचे का एरिया, नॉर्थ साउथ का एरिया कवर था, वो क्या कर रहे थे, अपने राज्य को एक्सपेंड कर रहे थे, वो भी दिल्ली आना चाह रहे थे। तो अब मराठा का भी सामना करना पड़ा इनको, वो भी अपना राज्य अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद उनको सामना करना पड़ा मैसूर, यहां पर टीपू सुल्तान थे। मैसूर में भी उनकी लड़ाइयां हुई। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे हुई, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई और उसका क्या रिजल्ट आए। तो देखिए इतना उनको सामना करना पड़ा इंडिया में आने के बाद अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उसके बाद से उन्होंने राज किया 1947 तक, जैसा कि आपको पता है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्रांस के साथ कौन कौन सी लड़ाइयां हुई और उनका क्या रिजल्ट निकला। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं, कुछ उस पर नजर डाल लेते हैं। पहली घटना यह होती है कि औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। तो क्या होता है, मुगल डिक्लाइन होने लगता है सबसे पहली चीज। क्योंकि जब तक मुगल थे ना तब तक तो अंग्रेज कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत, आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और बता दें कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा विस्तार किया था मुगल साम्राज्य का। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अकबर ने किया था, ये क्वेश्चन गलत है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा विस्तार किया था मुगल साम्राज्य का। तो जब तक औरंगजेब थे तब तक तो उनके पूरा पावर था उनके पास। तो सबसे पहले तो मुगल का डिक्लाइन जब शुरू हुआ तो ये एक रीजन हुआ मुगल की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसके बाद देखा जाए क्या होता है कि और जो कंट्रीज थी, जैसे 1664 में हमने बताया कि फ्रांस आ गया था। फ्रांस अपना
आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा था, वो भी व्यापार करना चाह रहा था भारत में, बंगाल को पावर बनाना चाह रहा था बंगाल में, जिससे कि वो अच्छा खासा व्यापार बना सके। उस समय जो अपना इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रीजन था वो था बंगाल। जिसने बंगाल में पावर हासिल कर ली उसने समझ लिया कि पूरे इंडिया में पावर हासिल कर ली है। तो इस वजह से सब लोग क्या चाह रहे थे, बंगाल में पावर स्थापित करना चाह रहे थे। तो जो फ्रांस आया, फ्रांस आ गया, फ्रांस से उस समय आ रहा था। उसके बाद देखा जाए जैसा कि हमने बताया कि मराठा का उदय हो रहा था, या यूं कहिए कि एक्सपेंशन हो रहा था। उदय तो उसका हो चुका है बहुत पहले, मराठा का एक्सपेंशन हो रहा था। तो इनसे भी सामना करना पड़ा। और देखा जाए उस समय क्या हुआ, तो उस समय ही मैसूर का उदय, जैसा कि हमने बताया मैसूर का भी उदय हो रहा था। ठीक है, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, इसके करीब 1700 मान लीजिए, तो ये घटनाएं हो रही थी। तो इन घटनाओं में हम देखते हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे फ्रांस के साथ क्या हुआ। तो अंग्रेजों का फ्रांस के साथ 3 बैटल होती हैं, जिन्हें बैटल ऑफ कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है। बैटल ऑफ कर्नाटक, कार्नेटिक वार भी बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। इनके बीच होती है 3 बैटल, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच। अच्छा, एक चीज आपको बता दें कि फ्रांस और अंग्रेज का सिर्फ यहीं पर युद्ध नहीं चल रहा था भारत में। अंग्रेज अपना वर्चस्व फ्रांस में, यूरोप में भी फ्रांस में कब्जा करना चाह रहे थे, वहां पर भी अपना व्यापार फैला रहे थे। तो वहां पर भी उनकी लड़ाइयां चल रही थी और यहां पर भी पैरेलली चल रही थी। हाँ, ये है कि भारत में कुछ ज्यादा लड़ाइयां हुई एज कंपेयर टू फ्रांस। तो जो पहली लड़ाई होती है उसके बारे में देखते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस, वर्सेस लिख देते हैं यहां पर, ब्रिटिश एंड फ्रांस। तो देखिए ये जो होती है, ये होती है 1746 से 1748 के बीच। अच्छा, इन बैटल्स में जो इंपॉर्टेंट, जो मुख्य क्वेश्चन है, हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा कहानी वाइज तो है, आप रिलेट करते चलेंगे उसको, तो ज्यादा हमको उसमें रिसर्च नहीं करना है। तो फोकस है हमारा सिर्फ बैटल में। तो जो फर्स्ट बैटल होती है फ्रांस और ब्रिटिश और फ्रांस की, वो कब होती है, 1746 से 1748 के बीच। इसमें क्या होता है, फ्रांस ज्यादा पावरफुल साबित होता है और फ्रांस लगभग कह सकते हैं कि जीत गया, फ्रांस की जीत होती है। और जो खत्म होती है ये एक्स-ला-चैपेल, देखिए हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, आपको याद होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है। तो एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी के साथ खत्म होता है। ये हमने इतना इजी इसलिए लिखा है, कौन सा वर्ड क्या इजी हो गया, एक्स-ला-चैपेल, इसको एक्सी भी लिखते हैं कई बार, AXI, बट आप इस तरह याद रखिए तो आसान रहेगा। एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी के साथ पहला युद्ध इनका समाप्त होता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स-ला-चैपेल, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें कई बार अच्छे लेवल में जब पहुंचते हैं तो आता है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज की तरफ से कौन सा गवर्नर था जो लड़ाई लड़ रहा था। तो जो अंग्रेज की तरफ से गवर्नर था वो तो डुप्लिक्स। कौन था, डुप्लिक्स। ये थे अंग्रेज की तरफ से और ये हार गए थे। जैसे हमने बताया, इसमें फ्रांस ने ज्यादा भारी पड़ गया अंग्रेजों पर और फ्रांस की इसमें विजय हुई और एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। तो चलिए, ये था हमारा पहले बैटल से, फर्स्ट बैटल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस। आइए देखते हैं सेकेंड बैटल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस। तो जो सेकेंड बैटल होती है वो तुरंत शुरू हो जाती है अगले ही साल, और वो शुरू हो जाती है 1749 में और चलती है करीब 5 साल, 1754 तक। ठीक है, पहली बैटल कब हुई थी, 1746 से 1748 तक, 2 साल, और तुरंत अगले साल ही बैटल शुरू हो जाती है 1749 से लेकर 1754 तक। इस बैटल में क्या होता है, अंग्रेज चूंकि लास्ट टाइम हारे थे तो बनी बात था, वो रुकने वाले नहीं थे, तुरंत देखिए, तुरंत शुरुआत भी हो गई बैटल की। तो इस बार क्या होता है कि अंग्रेज जीत कर ही माने। और अगर देखा जाए तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे या इंग्लैंड, जो अंग्रेज जिनको थे, उनकी जीत होती है एक तरह से, ब्रिटिश भारी हो जाते हैं। इसमें जीत किसकी होती है, ब्रिटिश की। अगर इस समय देखा जाए तो ब्रिटिश का कौन गवर्नर था, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि वो जीते भी हैं। अगर गवर्नर की बात की जाए, उस समय ब्रिटिश का जो गवर्नर था वो थे रॉबर्ट क्लाइव।
कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, ये जो समाप्त होती है, ये युद्ध समाप्त होता है पुडुचेरी की ट्रीटी के साथ। किसकी ट्रीटी के साथ? पुडुचेरी की ट्रीटी के साथ। देखिए ये ट्रीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम क्या बताया? एक्सला-सेपल, और ये क्या है? पुडुचेरी की ट्रीटी। ट्रीटी एक तरह का समझौता होता है, और जहां पर समझौता हो रहा होता है उस जगह का नाम आता है। जैसे हमने एक्सला-सेपल बोला, वो था फ्रांस में ही था, यहां पर इंडिया की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी मतभेद चल रहा है, जैसा कि हमने बताया। ये पुडुचेरी जैसे आपको पता है इंडिया का है, तो पुडुचेरी में समझौता, ट्रीटी मतलब समझौता होता है कि किस समझौते, कहां पर समझौता हुआ। जैसे डिक्लेरेशन आप लोग अभी देखते हैं, कौन सा डिक्लेरेशन आया, तो सेम वैसा ही है कि पुडुचेरी की ट्रीटी के साथ सेकेंड बैटल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस समाप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वार देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो अगली बैटल हमारी शुरू होती है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो शुरू होती है 1756 से लेकर 1763 तक, थर्ड बैटल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस, या बैटल ऑफ कर्नाटक में थर्ड बैटल जो थी। ठीक है, तो इसको देखिए 56 से 63 कितने साल का गैप है? 7 साल गैप है। तो इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, या 7 ईयर बैटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 7 ईयर बैटल, या हिंदी में लिख देते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ये हिंदी थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम है, तो कल भी भूल रहे थे, तो मैटर मत करिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी जीत होती है ब्रिटिशर्स की। कौन भारी पड़ता है? ब्रिटिश। भारी क्या, इस बार तो खुला पूरा अच्छे से जीत हो जाती है। और यहां पर ये बैटल, जो थर्ड बैटल होती है, ये एक तरह से डिसाइडिंग बैटल होती है कि अब जो भारत में राज करेगा वो अंग्रेज सिर्फ राज करेंगे, और पूरी तरह से फ्रांस का नामो निशान हटा देते हैं ब्रिटिश। यहां पर इन्होंने ट्रीटी कर लेती है कि अब फ्रांस इंटरफेयर नहीं करेगा अंग्रेजों को। तो यहां पर पूरी तरह से ब्रिटिश जीत जाता है। ब्रिटिश जीत जाता है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि इस समय इनका गवर्नर कौन था ब्रिटिश का। तो इस समय देखा जाए तो गवर्नर थे सर आयरे कूट। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, सर आयरे कूटे। इन्होंने क्या कर दिया? कूट दिया फ्रांस को। तो सब ऐसे याद कर सकते हैं, सर आयरे कूटे। तो सर आयरे कूट इस समय गवर्नर थे, इन्होंने फ्रांस को बहुत बुरी तरह से हराया, और ये डिसाइडिंग बैटल साबित हुई। अच्छा, इसके बीच में एक बहुत ही अच्छी बैटल होती है, वो होती है वनडीवास में। बैटल ऑफ वनडीवास नाम से जाना जाता है जिसे। वो होती है 1760 में। देखिए 1756 1763 चल रहा है, बैटल पूरी लगातार चल रही है। 1760 में इसी के बीच एक जगह बैटल होती है, बैटल ऑफ वनडीवास। इसको अलग से लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्लियर हो गया आपको। 1756 1763 7 ईयर बैटल। और कौन थे उस समय गवर्नर? सर आयरे कूटे। इन्होंने कूट दिया फ्रांस को। इस तरह याद कर लीजिए, आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। याद होना इंपॉर्टेंट है, मैटर नहीं करता कैसे याद है आपको। तो देखिए 1760 की बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वनडीवास। देखिए सबसे ज्यादा अगर कर्नाटक की वार में क्वेश्चन आता है तो यही होता है कि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यही वार था जो डिसाइडिंग वार था फ्रांस और अंग्रेजों के बीच का। बैटल ऑफ वनडीवास हिंदी में लिख दे तो ये होता है वनडीवास, बैटल ऑफ वनडीवास। देखिए ये होती है 1760 में। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई इस पे। दूसरा अगर देखा जाए कि वनडीवास कहां पर है इंडिया में, अगर आप वैसे आपको भी नया नाम लग रहा होगा तो इसको आपको बता दें, इस समय का जो तमिलनाडु है ये तमिलनाडु में आता है इस समय, ठीक है। तो ये वनडीवास था। तो ये बैटल थी क्या? डिसाइडिंग बैटल थी। डिसाइडिंग बैटल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस। पहली चीज ये हो गई। दूसरा अगर अब देखा जाए कि अब यहां से क्या फिक्स हो गया कि ब्रिटिश रूल करने वाले हैं इंडिया में। नाउ ब्रिटिश विल रूल इंडिया। मतलब क्या फॉरेन शक्तियों की बात की जाए तो फॉरेन शक्तियां खत्म हो गई यहां से। फ्रांस ही सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल था फॉरेन में देखा जाए। पुर्तगाली भी शुरुआत में पावरफुल थे, जैसे हमने कल बताया 100 साल तक उन्होंने व्यापार किया यहाँ पर, लेकिन उनका
वो किसी भी तरह से यहाँ पर राज्य करना नहीं चाहते थे, यहाँ पर कॉलोनी बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों का धीरे धीरे से जो उद्देश्य था वो चेंज होता गया। आए तो थे वे व्यापार करने, लेकिन उनका उद्देश्य धीरे धीरे चेंज होता गया और उन्होंने अपने इंडिया को अपना एक उपनिवेश बना लिया, एक कॉलोनी बना ली। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि आपका कोई एक दूसरा राज्य जहां पर आप जाकर राज कर सके और वहां पर अपना व्यापार कर सके, वहां पर अपना मतलब एक रूल स्थापित कर सके। तो अपना एक उपनिवेशक राज्य बना लिया इंडिया को ब्रिटिश ने यहाँ से, और अब कोई भी फॉरेन शक्ति नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अगर देखा जाए कि फ्रांस हारा क्यों, फ्रांस भी पावरफुल था। तो देखिए इसके 2-3 रीजन थे। पहला जो रीजन था वो ये था कि जो इकोनॉमिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हर जगह आती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसे थी कि देखिए अंग्रेजों के जो नाविक थे उस समय, जो कौन पावरफुल था, जो उनके बिजनेसमैन है, जो नाविक है, जो नाव चला के जिनके पास बड़े बड़े बेड़े थे, वो क्या थे, जो अंग्रेजों के जो नाविक थे वो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और वो उनके पास पैसा था, तो वो अफोर्ड कर सकते थे लड़ाई, और इसी वजह से वो जीत गए। देखिए कितने कितनी लंबी लंबी लड़ाइयां की। तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रांस के पास इतना पैसा नहीं था। सेकेंड अगर फैक्टर की बात की जाए वो था डिसीजन मेकिंग पावर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डिसीजन मेकिंग पावर। इसका मतलब समझाते हैं आपको। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर ये होती है कि भाई जो ग्राउंड पर है क्या वो डिसीजन ले सकता है, इंस्टेंट डिसीजन। तो अगर फ्रांस की बात की जाए तो ऐसा नहीं था, फ्रांस स्टेट ओन था, ऊपर से ऑर्डर आते थे। वहीं अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो आपने तो मूवीज भी अगर देखा होगा, मंगल पांडे या कई अगर अदर मूवीज है, तो उसमें जो शुरुआत में जो गवर्नर थे ना, उनके पास बहुत पावर थी, वो डिसीजन ले सकते थे, इंस्टेंट डिसीजन कि हमको क्या करना है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो फ्रांस के पास नहीं थे, ऊपर से उनको ऑर्डर लेने पड़ते थे। और उस समय तो कोई मोबाइल टेलीफोन था नहीं कि तुरंत के तुरंत ऑर्डर आ जाए और वो तुरंत बता दे कि क्या करना है। तो इस वजह से फ्रांस का यहां पर भी एक थोड़ा सा लॉस हुआ। अब देखिए तीसरा रीजन अगर देखा जाए तो लैक ऑफ गुड ऑफिसर भी थे। तीसरा रीजन अगर हारने की देखी जाए तो वो था क्या, लैक ऑफ गुड ऑफिसर्स। अब गुड ऑफिसर्स लैक मतलब कि उनके पास अच्छे ऑफिसर्स की कमी भी थी। तो ये थे प्रमुख रीजन जिस वजह से फ्रांस इंग्लैंड से हार गया। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी लड़ाइयां हुई। 3 बैटल हुई टोटल। पहली होती 1746 से 1748 की, और उसमें एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी के साथ समाप्त होती है। दूसरी बैटल अगर होती है तुरंत अगले साल 1749 से लेकर 1754 तक 5 साल चलता है युद्ध, जो कि समाप्त होता है पुडुचेरी की ट्रीटी के साथ। ट्रीटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जो बैटल होती है जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानी जाती, वो होती 1756 से लेकर 1763 तक, और ये खत्म होती है, अच्छा ट्रीटी तो बताई नहीं, ये खत्म होती है आपकी पेरिस की ट्रीटी के साथ। किसकी ट्रीटी के साथ, पेरिस की ट्रीटी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पर उन्होंने कब्जा कर लिया था फ्रांस में, और वहीं पर उन्होंने ट्रीटी करी थी, पेरिस में ट्रीटी करी थी। तो जो थर्ड बैटल समाप्त होती है वो खत्म होती है पेरिस की ट्रीटी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिस हो गया था, पेरिस की ट्रीटी के साथ, ठीक है। जो थर्ड बैटल हुई 1756 से लेकर 1763 तक, ये समाप्त होती है पेरिस की ट्रीटी के साथ। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो 1760 का बैटल ऑफ वंडीवास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बैटल ऑफ वंडीवास खत्म होता है, उसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइडिंग बैटल होती है। यहीं पर लगभग डिसाइड हो चुका होता है कि इंडिया में अब रूल करने वाले ब्रिटिश। फाइनली 1763 पे ट्रीटी हो जाती है, जब वार खत्म होता है पेरिस में ट्रीटी हो जाती है कि अब फ्रांस इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।